और वही क्या हाल चाल। मैं लेके आ गया हूँ एक और ऑसम से BTTH नोवेल एपिसोड को। पिछले एपिसोड में हुए बवाल को तुमने नहीं देखा तो उसे जरूर देख लेना। सीन कुछ ऐसा था कि जियान की टोली जिस होराइजन सिटी में आई थी उस सिटी को छोड़ के आसपास के 1000 किलोमीटर के रेडियस में कोई और वर्म होल नहीं था, लेकिन जियान को पता लगता है कि ये वर्म होल हो गया है खराब और इसकी रिपेयरिंग का काम चल रहा है। एक रात तक ठहरने के बाद जियान का ग्रुप रवाना हो गया था उस वर्म होल की तरफ जो कि सिटी के सेंटर में एग्जिस्ट करता था। पर इन लोगों के बीच में मुलाकात हो जाती है एक नालायक लड़की से। ये लड़की अपने घोड़े पे सवार होकर आगे तरफ चली आ रही थी। जियान भी साइड से हटने वाला था, लेकिन उससे पहले अपने मुंह से अपशब्द कहना शुरू कर देती है। इस बात से जियान की भी सनक गई थी। होना क्या था, जैसे ही वो लड़की अपने हंटर को निकाल के जियान के ऊपर हमला करती है, जियान ने उस व्हिप को पकड़ के खींच दिया था, जिससे वो अपनी बम के बल पे गिरती है जमीन पे। मामला काफी जल्दी एस्केलेट होता है। शाओशियान जड़ देती है उसके एक तमाचा। इसके बाद इसने अपने ग्रैंडफादर को बुला लिया था, लेकिन जैसे ही वो बुड्ढा देखता है लिटिल फेई डॉक्टर की पावर को, उसकी फटके हाथ में आ जाती है। कोइंसिडेंटली ये वही लुओ क्लैन का एंसेस्टर था। जैसे तैसे मामला सुलझने के बाद वो शाओशियान की हेल्प मांगता है जिससे ये वर्म होल सही हो सके। जियान शुरू में तो फ्री में मदद कर देता, लेकिन अब ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। लुओ क्लैन मॉन्स्टर कोर्स में डील करता था और जियान को एक लेवल 7 के स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट का मॉन्स्टर कोर्स चाहिए था। अफसोस की बात है कि लुओ क्लैन में ये मिलता नहीं है। लेकिन जब जियान काफी डिसअपॉइंटेड फील कर रहा था, तभी वो एंसेस्टर कहता है कि हमारे पास लेवल 6 का इसका मॉन्स्टर कोर है। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है जियान जो कि लुओ क्लैन के एंसेस्टर की बात सुन के एकदम सरप्राइज्ड हो गया था। भले इस मॉन्स्टर कोर की रैंक एक रैंक नीचे हो, लेकिन ये एट द एंड बिल्कुल सिमिलर था। जब जियान पॉइजन पिल को रिफाइन करने में इस मॉन्स्टर कोर का यूज करेगा तो हो सकता है उसके इफेक्ट थोड़े से लोअर हो, बट अगर जियान की टोली को लेवल 7 का स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट का मॉन्स्टर कोर नहीं मिलता है तो फिर इस लेवल 6 के ही से काम चलाना पड़ेगा। एटलीस्ट अगर जियान के पास ये लेवल 6 का स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट का मॉन्स्टर कोर रहता है तो फिर उसके पास एंड में जाके एक ऑप्शन बचा होगा। हम जियान और लिटिल फेई डॉक्टर की आंखों ही आंखों में बात होते हुए देखते हैं। एक सेकंड के बाद वो नॉड करता है। वो कहता है भले इससे मेरी रिक्वायरमेंट्स तो पूरी नहीं होंगी, लेकिन फिर भी हम इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। लुओ चेंग ये बात सुन के काफी रिलीफ फील करता है। इस स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट को ढूंढना काफी मुश्किल है, साथ ही में इसके मॉन्स्टर कोर को ऑब्टेन करना तो और भी ज्यादा खतरनाक लेवल की बात है। लुओ चेंग को भी नहीं पता था कि लुओ क्लैन में ये मॉन्स्टर कोर कहां से आया। इवेंचुअली इसे ये मिल गया था। लुओ चेंग के बराबर पावरफुल एक्सपर्ट की हेल्प अगर इस लेवल 6 के मॉन्स्टर कोर से मिल जाती है तो फिर ये लुओ क्लैन के लिए बहुत ही अच्छी डील है। हमारा ध्यान शिफ्ट होता है लुओ चेंग के ऊपर। वो एक स्माइल के साथ कहता है कि प्लीज फॉलो मी। अब यंग लेडी की मुझे हेल्प मिली गई है तो फिर मुझे लगता है कि आज ये वर्म होल सही हो सकता है। अपने दोनों हाथों को कप करके वो जियान को आगे ले जाने लगा था। जियान की टोली थोड़ा सा हेजिटेट करने के बाद उसे फॉलो करने लगती है। इतनी बड़ी होराइजन सिटी में लुओ चेंग और जियान का ग्रुप पेनिट्रेट करने लगता है। परहैप्स जियान की टोली यहाँ पे पहली बार आई है, इस वजह से लुओ चेंग ने भी अपनी स्पीड काफी कम रखी थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था वो जियान के ग्रुप को कई अच्छी जगहों से इंट्रोड्यूस करवाता है। जिस तरीके से पहली बार अपीयर हुआ था उससे करंट लुओ चेंग का बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट लग रहा था। लुओ चेंग की बातों का जियान की टोली ने कुछ खास रिप्लाई नहीं किया था, क्योंकि भले ये बुड्ढा काफी सही से बात कर रहा हो, लेकिन यहाँ पे कोई भी मूर्ख नहीं था। वो सभी सेंस कर पा रहे थे कि ये उनके बैकग्राउंड के बारे में पता लगाना चाहता है। जियान ने भी कई चालाक लोमड़ियों से मिल चुका है। उसके दिमाग में ये बात बिल्कुल बैठ गई थी कि जितना ज्यादा कोई बात करता है उसके जीभ फिसलने के चांसेस उतने ज्यादा होते हैं। इस वजह से जो क्वेश्चंस आंसर देने लायक थे जियान उन्हीं के बस वेग आंसर्स देता है। इस वजह से लुओ चेंग को जियान के ग्रुप के बैकग्राउंड के बारे में घंटा पता नहीं लग रहा था। इतनी सारी कन्वर्सेशन के बाद लुओ चेंग जिसने अपने गोल को अचीव नहीं कर पाया था वो काफी हेल्पलेस फील करता है। अब उसका आगे और इंक्वायर करने का थॉट भी खत्म हो जाता है। इनका ग्रुप करीब आधे घंटे तक आगे चलता रहता है। एंड में आके जियान के सामने एक ब्लैक रॉक प्लाजा अपीयर हुआ था जिसने काफी ज्यादा स्पेस को कवर करके रखा है। इस रॉक प्लाजा का साइज बहुत ही वास्ट था। ये किसी तरीके की स्पेशल ब्लैक रॉक से बना हुआ था। दूर से इसमें एक स्ट्रॉन्ग होने की फीलिंग आती है। इस समय लुओ क्लैन के कई गार्ड्स ने इस प्लाजा को पूरी तरीके से सील कर दिया था। हम इस प्लाजा के अंदर एक टावरिंग रॉक प्लेटफॉर्म को देख सकते हैं। इस रॉक प्लेटफॉर्म में से काफी खतरनाक लेवल की स्पेशल स्ट्रेंथ प्रोड्यूस हो रही थी। लुओ चेंग के सबसे आगे होने की वजह से जियान को यहाँ पे एंटर करने में कोई परेशानी नहीं होती। इस समय जियान का ग्रुप लुओ चेंग को फॉलो करते करते ऊंची सीढ़ियों पे चढ़ रहा था। कुछ मिनट्स के बाद वो उस रॉक प्लेटफॉर्म पे अपीयर होते हैं। कोइंसिडेंटली इस रॉक प्लेटफॉर्म ने प्लाजा के मिडिल स्पेस को ऑक्यूपाई करके रखा था। इस जगह से जब जियान का ध्यान चारों तरफ जाता है तो उसकी आंखों में काफी दूरी तक का सीन कैप्चर हो पा रहा था। लुओ क्लैन के कुछ और एक्सपर्ट्स को छोड़ दिया जाए तो फिर इस रॉक प्लेटफॉर्म पे दो और ओल्ड मैन खड़े हुए थे। इन दोनों ओल्ड मैन का ऑरा काफी स्ट्रॉन्ग था। भले ये ऑरा लिटिल फेई डॉक्टर और लुओ चेंग से वीक हो, लेकिन ये लोग जेन्युइन एलीट दोजोंग थे। जियान ने भी ये गैस कर लिया था कि लुओ चेंग ने इन्हें भी हेल्पर्स के रूप में इनवाइट किया है। इन दोनों बुड्ढों की आंखें काफी कोल्ड और इंडिफरेंट थी। इनके चेहरे पे दूर से ही घमंड दिखाई देता
है, फिर भी आसपास खड़े लुओ क्लैन के मेंबर्स के चेहरों पे स्माइल होती है। आखिरकार वो भी इन्हें ऑफेंड नहीं कर सकते थे। इन दोनों ओल्ड मैन को थोड़ी देर तक देखने के बाद जियान का ध्यान जाता है मिडिल स्पॉट पे। यहाँ पे एक डार्क स्पेशल ब्लैक होल दिखाई देता है जिसका साइज करीब 100 फीट का होगा। अब ये उस स्पॉट पे काफी धीरे धीरे करके घूम रहा था, इसमें से काफी डेंस स्पेशल रिपल्स बाहर आ रही थी, लेकिन जियान फील कर पा रहा था ये स्पेशल रिपल्स काफी केओटिक हैं। जियान कहता है क्या यही वर्म होल है? सच में ये चीज काफी ज्यादा एक्सपेंसिव लगती है। ये डार्क ब्लैक स्पेशल होल एक ब्लैक होल की तरह ही था। जियान इसके अंदर से एक सक्शन फोर्स को फील कर पा रहा था। अब जो साइंस का फैन नहीं है उन्हें बता दूं कि वर्म होल खतरनाक ग्रेविटी की वजह से आसपास के मैटर को अपने अंदर खींच लेता है। ये वर्म होल इतना डार्क था जिसे देख के लोगों की रूह कांप जाती थी। जियान की टोली जो कि रॉक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ चुकी थी, इन्होंने सबका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था। लुओ चेंग को देख के वो दोनों ओल्ड मैन अपने दोनों हाथ उसकी तरफ कप करते हैं। उनके चेहरे का एरोगेंस भी थोड़ा सा विड्रॉ हो गया था। अब इन दोनों की स्ट्रेंथ 2 स्टार दोजोंग पे थी। ये स्ट्रेंथ लुओ चेंग से कभी भी कंपेयर नहीं कर सकती, जो कि दसियों सालों से दोजोंग लेवल पे जाके बैठा है। लुओ चेंग भी एक स्माइल के साथ आगे बढ़ता है। इन दोनों बुड्ढों की तरफ पॉइंट करके वो जियान को इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये दोनों हैं ओल्ड हान और ओल्ड शी। होराइजन सिटी के 1000 किलोमीटर के दायरे में काफी रेनाउंड एक्सपर्ट्स हैं। इस वर्म होल को सही करने के लिए मैंने इन्हें हेल्प के लिए बुलाया है। जिसके बाद लुओ चेंग इन दोनों ओल्ड मैन की तरफ देख के बोलता है कि ये यंग फ्रेंड्स भी मैंने इन्वाइट करे एज अ हेल्पर्स। इससे पहले जियान का ग्रुप कुछ बोल पाता, ये घमंडी ओल्ड मैन पहले ही बोलना शुरू कर देते हैं। एक बंदा कहता है हेल्पर्स, हालांकि हम जानते हैं कि आप इस वर्म होल को जल्दी से जल्दी रिपेयर करना चाहते हो, लेकिन हेल्प के लिए आपको इतने यंग लोगों को ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्या आपको हम दोनों पे ट्रस्ट नहीं है? तभी एंट्री होती है हमारी जिया की। वो एक रेडिक्यूल वाली स्माइल के साथ बोलती है कि तुम दोनों अभी दोजों की इनिशियल 2 स्टार्स पे हो, तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से बात करने की? क्या तुम ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारी ये बातें गले में अटक जाएंगी? अंडर एस्टिमेट होने की वजह से जिया बिल्कुल भी सह नहीं पा रही थी। उसका चेहरा थोड़ा सा फ्यूरियस भी हो गया था। जिया की ये बात सुन के उन दोनों के एक्सप्रेशंस चेंज हो गए थे, लेकिन जब वो जिया की तरफ देखते हैं तो उनके चेहरों पे एक सरप्राइज वाला एक्सप्रेशन फ्लैश होता है। इस वजह से वो अपनी टोन को सही करके बोलते हैं, ये छोटी सी लड़की कहाँ से आई है? आपको यहाँ पर रैंडमली किसी को भी इनवाइट नहीं करना चाहिए। हमारा ध्यान शिफ्ट होता है जियान की तरफ। वो इन दोनों बुड्ढों के पचड़ों में नहीं पड़ना चाहता था। शाओशियान की तरफ देख के एक इशारा करता है कि जाओ तुम इसे एक बार देखो, अगर ये आज ही रिपेयर हो जाता है तो इससे हम भी डिले नहीं होंगे। ये सुन के लिटिल फेई डॉक्टर हल्के से नॉड करती है। जैसे ही उसने अपने कदम को आगे बढ़ाया था, शाओशियान की बॉडी से खतरनाक लेवल का ऑरा रिलीज होने लगता है। इस ऑरे को सेंस करके लुओ चेंग और जियान के ग्रुप को छोड़ के सभी लोग स्टंड रह गए थे। लुओ क्लैन के सारे मेंबर्स के एकदम एक्सप्रेशंस चेंज हो गए थे। उन सभी के चेहरों पे शॉक थे। वो कहते हैं ये लड़की भी एक जेन्युइन दोजोंग है। मुझे तो ये बात बिल्कुल अनबिलीवेबल लग रही है। तभी मैं कहूँ कि एंसेस्टर के द्वारा क्यों बुलाई गई, लेकिन इन मेंबर्स से कंपेयर किया जाए तो फिर सबसे ज्यादा एम्बेरस्ड एक्सप्रेशन थे उन दोनों ओल्ड मैन के चेहरों पे। उनकी स्ट्रेंथ के साथ वो फील कर पा रहे थे कि जब शाओशियान ने अपने ऑरे को रिलीज किया तो वो ऑलरेडी लुओ चेंग से कंपेरेबल थी, और वो तो उसके सामने बिल्कुल बच्चे हैं। अगर इस समय वो अकेले होते तो दीवार में सर जरूर मारते। लुओ चेंग जब इन दोनों के चेहरों पे वो एम्बेरस्ड एक्सप्रेशन देखता है तो वो मन ही मन में काफी खुश हो रहा था। ये दोनों ओल्ड मैन बहुत प्राइडफुल थे। कोई भी जो इन दोनों से स्ट्रॉन्ग नहीं है वो इन दोनों के द्वारा नीची नजरों से देखा जाता था, लेकिन इस बार केयरलेसनेस की वजह से इन लोगों ने अपना जोक बनवाया है। सभी को यहाँ पे बुलाने के मेन गोल की इंपॉर्टेंस को जान के लुओ चेंग और भी टाइम वेस्ट नहीं करता। टॉपिक को चेंज करते हुए लुओ चेंग बोलता ये तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप सभी को इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ये वर्म होल मेरे लुओ क्लैन के एक एंसेस्टर ने बनाया था। इतने सालों से लगातार यूज होने की वजह से इसके अंदर दोनों लोकेशन का स्पेशल इम्प्रिंट वीक हो गया है। इस प्रॉब्लम के क्रिएट होने की वजह भी यही है। आप तीनों को अपनी स्पेशल स्ट्रेंथ का यूज करके इस स्पेशल इम्प्रिंट को स्टेबलाइज करने की कोशिश करनी है, जिससे ये और भी डीप हो सके। मुझे लगता है कि इतना करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जियान अभी अपने सामने के वर्म होल को काफी ध्यान से देख रहा था। हम देखते हैं उसे चुपचाप से उस स्नो व्हाइट रिंग को रब करते हुए। अगर अभी टियानजुन डीप स्लीप में नहीं होते तो फिर उनकी स्पेशल स्ट्रेंथ को कंट्रोल करने की एबिलिटी को देख के इस वर्म होल को सही करना कोई बड़ी बात नहीं थी। लुओ चेंग वर्म होल के सामने रॉक प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो जाता है। अभी उसका एक्सप्रेशन बहुत ही सोलम था। साथ ही में लिटिल फेई डॉक्टर और बाकी के दोनों लोग पीछे क्रॉस सीटेड पोजीशन में बैठ गए थे। लुओ चेंग पीछे देख के एक बार डीप आवाज में बोलता है कि आप लोग रेडी रहो। जैसे ही उसके मुंह से शब्द निकले थे उसकी बॉडी के आसपास का स्पेस डिस्टॉर्ट होने लगता है। लुओ चेंग की स्पेशल स्ट्रेंथ उस वर्म होल में एंटर करने लगती है। शाओशियान और बाकी के दोनों थोड़ा सा हेजिटेट करने के बाद रेडी हो जाते हैं। तुरंत ही उनकी बॉडी से स्पेशल स्ट्रेंथ रिलीज होने लगी थी। जैसे ही चारों स्पेशल स्ट्रेंथ उसके अंदर जाती हैं, वर्म होल के अंदर से एक विस्लिंग साउंड बाहर आता है। इस वर्म होल से जो सक्शन फोर्स एमिट हो रही थी अब वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इस चीज को फील करके सारे लुओ क्लैन के एक्सपर्ट्स खुश हो जाते हैं। तुरंत ही उन सभी ने अपनी बॉडी से दुकी को रिलीज किया था, जिससे वर्म होल के आसपास एक सील्ड क्रिएट हो जाती है। इस फॉर्मेशन की वजह से वो सक्शन फोर्स बाहर नहीं आ पा रही थी। इन सभी की मूवमेंट्स की फैमिलियरिटी देख के ऐसा लगता है जैसे ये काम इन्होंने पहले
पहली बार नहीं किया है। जब काफी देर तक जियान को यहाँ पे कुछ भी गलत महसूस नहीं होता तब उसने भी थोड़ा सा रिलैक्स फील किया था। जियान बैठ के अब वेट करना शुरू कर चुका था। वर्म होल को रिपेयर करने में जितना टाइम रिक्वायर्ड था वो भी जियान की एक्सपेक्टेशन से कम होता है। करीब 2 घंटों के बाद लिटिल फेई डॉक्टर और बाकी के लोग जिन्होंने अपनी आंखें बंद करके रखी थी, हम उन आंखों को धीरे से खुलते हुए देखते हैं। इन तीनों के चेहरे ही हल्के से पेल हो चुके थे। क्लियरली इस वर्म होल को रिपेयर करने में वो काफी एग्जॉस्ट हुए हैं। इनके रिकवर होने के तुरंत ही बाद उस वर्म होल के अंदर हल्की सी ट्रेम्बलिंग होती है। इमीडिएटली उसमें हमें कुछ सिल्वर थ्रेड्स दिखाई देते हैं। दूर से ऐसा लग रहा है जैसे इस ब्लैक होल में स्टार्स हों। और तो जो पहले क्योटिक स्पेशल स्ट्रेंथ थी वो भी धीरे धीरे करके स्कैटर हो जाती है। वर्म होल को ग्रेजुअली रिकवर होते हुए फील करके लुओ चेंग काफी तेजी से हंसने लगता है। पीछे मुड़ के वो शाओशियन और बाकी के दोनों की तरफ हाथ कव करता है। लुओ चेंग कहता है फाइनली ये रिकवर हो गया। मैं लुओ चेंग आप तीनों का हमेशा ये फेवर याद रखूंगा। जियान खड़े होकर सबसे पहले शाओशियन की तरफ जाता है। वो पूछता है क्या तुम ठीक हो? ये सुन के लिटिल फेई डॉक्टर हल्के से स्माइल करने लगती है। वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। इस वर्म होल को रिपेयर करना इतना डिफिकल्ट नहीं था। हमारा ध्यान शिफ्ट होता है लुओ चेंग की तरफ। जैसे ही वो अपने हाथ को वेव करता है एक जेड बॉक्स जियान के सामने अपीयर होता है। लुओ चेंग कहता है फ्रेंड ये वही चीज है जिसके बारे में मैंने आपको प्रॉमिस किया था। इस बॉक्स को रैंडमली पकड़ के जियान इसे ओपन करता है। अब उसके सामने अपीयर हुआ था एक पर्पल रेड कलर का ओवल शेप्ड मॉन्स्टर कोर। जैसे ही वो अपनी फिंगर को इसमें टच करवाता है जियान इसके अंदर की एनर्जी को सेंस कर पा रहा था। एक मोमेंट के बाद उसने नोट किया था। भले जियान ने स्काई पॉइजन स्कॉर्पियन बीस्ट का मॉन्स्टर कोर नहीं देखा हो, लेकिन जो चीजें रिकॉर्ड्स में थी ये एफिनिटी एनर्जी बिल्कुल सेम ही है। इस जेड बॉक्स को अपनी स्टोरी रिंग में रखने के बाद जियान रिलीफ फील करता है। वो पीछे मुड़ के पूछता है क्या इस वर्म होल को यूज किया जा सकता है? इस सवाल को सुनने के बाद लुओ चेंग थोड़ा सा हेजिटेट करने लगा था। फिर भी वो रिप्लाई करते हुए कहता है कि अभी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं एडवाइस करना चाहूंगा कि थोड़ा वेट करो। आफ्टर ऑल इसे फिक्स करे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ। तुरंत ही इसका यूज करना सेफ नहीं है। ये सुनने के बाद जियान अपना सिर हिलाने लगा था। वो कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमें सेंट्रल प्लेन्स जाके कुछ अर्जेंट टास्क को कंप्लीट करना होगा। वो इस होराइजन सिटी में ज्यादा नहीं रहना चाहता था। सेंट्रल प्लेन्स को लेके वो भी काफी ज्यादा एंग्शियस फील कर रहा था। जियान की आवाज सुन के लुओ चेंग काफी हेल्पलेस फील करता है। तुरंत ही अपनी स्टोरी रिंग से उसने एक ऑब्जेक्ट को बाहर निकाला था। देखने से ये पाम साइज्ड वुडन बोट लग रही थी। इसमें से हल्की सी स्पेशल स्ट्रेंथ बाहर आती है। लुओ चेंग जियान को एक सिंपल वे में एक्सप्लेन करके कहता है ये एक स्पेस बोट है जिसका वर्म होल में यूज किया जाता है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस काफी एक्सपेंसिव है। हर एक बोट की प्राइस मिलियंस में होती है जिसे कोई ऑर्डिनरी पोजेस नहीं कर सकता। वो शाओशियन की तरफ देख के कहता है कि इस यंग मिस ने मेरी आज बहुत हेल्प करी है। इस हेल्प के बदले में सिर्फ एक लेवल 6 का मॉन्स्टर कोर काफी नहीं है, तो आप इस छोटी सी चीज को एज अ थैंक यू गिफ्ट एक्सेप्ट करो। इस वुडन बोट को देख के जियान सरप्राइज फील कर रहा था। उसके लिए पहली बार है जब उसने सो कॉल्ड स्पेशल बोट के बारे में सुना हो। उसे चीजें काफी कॉमिकल लग रही थी। फिर भी बिना किसी रिजेक्शन के जियान इसे एक्सेप्ट कर लेता है। जियान लुओ चेंग की तरफ अपने हाथ कप करके बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो ओल्ड लुओ मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा। फ्यूचर में अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं पर्सनली आपको एक बार जरूर से विजिट करूंगा। ये कहने के बाद उसने हेजिटेट करना बंद कर दिया था। हम उसे जिया और शिंगलैन की तरफ इशारा करते हुए देखते हैं। तुरंत ही चारों लोग वर्म होल के सामने अपीयर हुए थे। जैसे ही वो इसमें एंटर करते हैं उनके फिगर तुरंत ही डिसअपीयर हो गए थे। इस डार्क ब्लैक स्पेस में एक सिल्वर ग्लो फ्लैश हो रहा था। लुओ चेंग इन चारों को डिसअपीयर होते काफी ध्यान से देख रहा था। वो एक डीप ब्रेथ के साथ कहता है आई वंडर ये चारों लोग किस फैक्शन को बिलोंग करते हैं। आसपास के 1000 किलोमीटर के दायरे में मैंने इतनी यंग दोजों के बारे में नहीं सुना है। क्या ये लोग सेंट्रल प्लेन से आए हैं? एंड तक बोलते बोलते उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो गया था। ये कहने के बाद वो उस रॉक प्लेटफॉर्म से नीचे जाने लगता है। बाकी के लोग उसे फॉलो करते हैं। इस जगह की सिक्योरिटी और भी बढ़ा दी गई थी। सभी के जाने के बाद ये जगह साइलेंट मोड पे चली जाती है। कभी कभार वर्म होल के अंदर से सिल्वर फ्लैशेस बाहर आती थी। हमारा ध्यान शिफ्ट होता है जियान की टोली की तरफ। जैसे ही वो इस वर्म होल में एंटर करते हैं उनकी आंखों के सामने अंधेरा हो गया था। उनके शरीर को ऐसा लग रहा था जैसे उसमें वेट ही नहीं है, लेकिन ये फीलिंग एक इंस्टेंट के बाद डिसअपीयर हो जाती है। तुरंत ही उनके सामने एक स्पेस टनल अपीयर हुई थी। जियान को इस स्पेस टनल का एंड नहीं दिख रहा था। इस टनल के दोनों साइड पे एक सिल्वर बैरियर था। स्पेस बॉल के अंदर इस तरीके की 10 टनल्स थी जो कि 10 फीट वाइड होती हैं। इन टनल्स के आगे और पीछे ऊपर नीचे डार्कनेस थी। ओकेजनली इनमें से एक डेंस स्पेशल रिपल रिलीज होती थी, लेकिन इस टनल के अंदर किसी भी तरीके के साउंड को नहीं सुना जा सकता। इस अनयूजुअल कामनेस की वजह से जियान भी अपसेंट माइंडेड फील कर रहा था। उसका ध्यान जाता है स्पेशल बैरियर पे जो कि इस टनल को प्रोटेक्ट कर रहा है। टनल के आउटसाइड एकदम डार्कनेस थी। किसी को ये नहीं पता कि वहाँ पे क्या एग्जिस्ट करता है। सीन जाता है शिंगलैन की तरफ। इस डेड साइलेंट को फील करके शिंगलैन कहती है बिग ब्रदर लू एंसेस्टर के द्वारा दी हुई बोट को आप बाहर निकालो। यहाँ पे उस चीज की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज है। उसकी हेल्प से हमें सेंट्रल प्लेन्स तक पहुंचने में बस 20 दिन ही लगेंगे। ये सुन के जियान भी रिकवर हो गया था। एक इशारे पे सामने एक स्पेस बोट अपीयर होती है। ये चीज
चीज अपीयर हुई थी तभी एक्सपेंड होना शुरू हो जाती है। कुछ ही सेकंड्स में जियान की स्टंट आंखों के सामने 10 फुट बड़ी बोट में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। इसकी ऊपरी सरफेस पे कुछ स्पेशल थ्रेड्स को देखा जा सकता है जिसमें स्पेशल एनर्जी फ्लो कर रही होती है। जियान अपना मुंह डब्बे की तरह खोल के बोलता है कि ये चीज इस तरीके से एक्सपेंड हो सकती है, तभी मैं कहूँ इसे मैन्युफैक्चर करना इतना एक्सपेंसिव क्यों है। अगले ही पल में जियान इसके ऊपर चढ़ गया था। पीछे क्यूरियस जिया और बाकी के दोनों लोग फॉलो करते हैं। शिंगलन जियान की तरफ देख के एक्सप्लेन करती है कि इस बोट में एक इनपुट पॉइंट है जहाँ पे दुईकी को सप्लाई करना होता है। ऐसा करने से ये बोट तुरंत ही ट्रेवल करने के लिए रेडी हो जाएगी। ये स्पेस बोट एक अच्छी चीज है। सेंट्रल प्लेन्स में कुछ ऐसी स्पेशल शॉप्स हैं जो कि ऐसी बोट्स को सेल करने के लिए फेमस हैं। इन्हें वहाँ पे ग्रेड्स के हिसाब से डिफरेंशिएट किया गया है। ग्रेड 9 होता है सबसे हाईएस्ट और ग्रेड 1 सबसे लोएस्ट। इस स्पेस बोट को देख के लगता है इसका ग्रेड 4 से 5 ग्रेड का होगा। ये सुन के जियान इस बोट को काफी सरप्राइज नजरों से देख रहा था। फिर उसका ध्यान जाता है दोनों तरफ के स्पेस बैरियर पे। वो कहता है ये बोट कहीं बाहर तो नहीं चली जाएगी। इसका रिप्लाई करते हुए शिंगलन बोलती है नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस बोट को स्पेस टनल के अंदर ही यूज किया जा सकता है। स्पेस टनल से बाहर जाते ही ये बिल्कुल यूजलेस हो जाएगी। और तो और जब तक आप सीधे फ्लाइंग रूट को फॉलो करते हो बीच में कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स किसी भी बात की कोई सर्टेनिटी नहीं है। ट्रैवलिंग के टाइम पे हमेशा डेंजर एग्जिस्ट करता है, खासकर जब कोई स्पेस टनल में ट्रैवल करता है तो यहाँ पे कई डेंजर्स छिपे हुए होते हैं। अच्छी बात है कि इनसे टकराने के काफी कम चांसेस हैं। मैंने जितनी बार वर्म होल से ट्रैवल किया है मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। ये सुन के जियान रिलीफ फील करता है। हम उसे वहीं पे बैठते हुए देखते हैं। वो जिया की तरफ देख के कहते हैं सभी लोग ध्यान से बैठ जाओ, हमारी जर्नी शुरू होने वाली है। इतना कहते ही उसने अपने हाथों को वेव कर दिया था। तुरंत एक स्ट्रॉन्ग दूची उस इनपुट पॉइंट में एंटर करती है। ऐसा होते ही पूरी बोट हिलती है। बोट की टेल से एक फोर्स बाहर आई थी। एक शू साउंड के साथ ये बोट ट्रांसफॉर्म हो गई थी सिल्वर लाइट में, जो कि एक्सप्लोसिवली डार्कनेस को काटते हुए आगे जाने लगती है। टनल के अंदर स्पेस बोट की स्पीड बहुत ही फ्राइटनिंग थी। जियान को शू शू साउंड के साथ वो स्पेस बैरियर से दिखाई दे रहे थे। इस स्पीड से उनकी आंखें एकदम डेजल्ट हो गई थी। स्पेस टनल के अंदर एक सिल्वर ग्लो फ्लैश होता है। अगले ही पल ही चुपचाप से डिसअपियर हो गया था। एक वर्म होल दो जगहों से कनेक्टेड होता है जिससे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत कम हो जाता है। अकॉर्डिंग टू शिनलैन इस बोट की स्पीड के साथ वो सेंट्रल प्लेन्स 20 दिन में ही पहुंच जाएंगे। अगर जियांग की टोली रियल वर्ल्ड से होते हुए जाती तो उन्हें इतना लंबा ट्रैवल करने में 1 साल लग जाती। इनिशियल फ्रेशनेस के बाद ये जर्नी काफी डल हो गई थी। छोटी जिया भी बिल्कुल एंड्योर नहीं कर पाती। जियान से बोट को स्नैच करके कुछ घंटों तक खेलती रहती है। एट दी एंड ये बोट वापस आ जाती है जियान के पास। वहीं पे सीधा जिया कैबिन में जाके सो गई थी। ये वर्म होल की जर्नी जियान के लिए काफी डेंजरस थी। इस वजह से वो भी रैंडमली ट्रेनिंग स्टेट में एंटर नहीं करता। वो स्पेस बोट को चलाने में ऑलरेडी कैपेबल था, तो फिर जर्नी के दौरान वो ट्रेन नहीं करता। जब भी उसकी दुई एग्जॉस्ट होती थी तुरंत एक पिल को लेके वो इसे रिकवर कर लेता था। भले ही बाहरी दुनिया से इसकी स्पीड काफी तेज हो, लेकिन ये जर्नी काफी डल थी। जो चारों तरफ यूनिफॉर्म अंधेरापन फैला हुआ था, इसे लंबे टाइम तक देखने की वजह से मेंटली वीक पर्सन एकदम पागल हो सकता है। अच्छी बात यह है कि जियान के ग्रुप में वो अकेला ही नहीं था, वरना ये डलनेस उसे थोड़ा सा डिप्रेस तो कर ही देती। इस डार्कनेस के माहौल में टाइम भी डिसअपियर हो जाता है। बार बार इस टनल के अंदर कुछ सिल्वर फ्लैशेस होती हैं। एक ब्लैक रोब्ड यंग मैन अपनी दुई को सप्लाई कर रहा था। तभी जियान के पीछे से एक जेंटल आवाज आती है। वो कहती है चलो मुझे टेक ओवर करने दो। ये सुन के जियान स्टार्टल्ड हो गया था। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो शाओशियान उसके पीछे अपीयर हो चुकी थी। जियान एक स्माइल के साथ पूछता है हमें यहाँ पे एंटर करे हुए कितने दिन हो चुके हैं। लिटिल फेट डॉक्टर उसे आंसर करते हुए बोलती है हमें यहाँ पे एंटर करे हुए 16 दिन हो चुके होंगे। कुछ और दिनों में हम सेंट्रल प्रिंस तक पहुंच जाएंगे। ये कहने के बाद वो जियान के पीछे क्रॉस सीटेड पोजीशन में बैठ गई थी। उसकी बॉडी से एक दुई की वेव रिलीज होती है जो कि जियान को सपोर्ट करने लगी थी। इसे देख के जियान अपने हाथ को विड्रॉ करता है। उसकी आंखों में भी एक टायर्डनेस दिखाई दे रही थी। भले इस जर्नी के दौरान उसकी दुई बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट तो नहीं हुई थी, लेकिन उसका मेंटल एग्जॉस्टन काफी ग्रेट था। जियान तुरंत ही वहीं पे लेट गया था। उसकी आंखें देख रही थी इस एंडलेस डार्कनेस को। एक मोमेंट के बाद वो शाओशियान की तरफ देख के स्माइल करता है। जियान कहता है कि अभी हमारे पास वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स आ चुके हैं जिससे वोफुल पॉइजन बॉडी को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन उस 6 लेवल की स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट के मॉन्स्टर कोर की वजह से रिफाइन होने वाली पिल परफेक्ट नहीं होगी। मुझे ये भी नहीं पता है कि बाद में कोई परेशानी नहीं होगी। इस वजह से मेरा सजेशन यही है कि अगर हम चाहते हैं कि बाद में परेशानी ना हो तो रैंक 7 का स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट का मॉन्स्टर कोर चाहिए ही होगा। इसे ढूंढने के बाद हम वोफुल पॉइजन बॉडी को सॉल्व करेंगे। अगर कोई क्रिटिकल मूवमेंट नहीं आता है तो फिर इस लेवल 6 के मॉन्स्टर कोर को अवॉइड ही करना चाहिए। शाओशियान जेंटली नॉड करके रिप्लाई करती है कि इस पिल का पूरा मैटर तो तुम्हारे ऊपर है, तुम ही डिसाइड करोगे तुम्हें क्या यूज करना है। भले ही शाओशियान की स्ट्रेंथ जियान से हायर लेवल की हो, लेकिन इन दोनों के बीच के डिसीजन हमेशा जियान ही लेता था। लिटिल फेई डॉक्टर को इस तरीके की फीलिंग बुरी नहीं लगती। जियान आसमान की तरफ देख के एक टीजिंग टोन में बोलता है एज अ फ्रेंड मुझे अपनी ड्यूटी तो निभानी होगी। जियान के इन शब्दों को सुन के शाओशियान
स्माइल करने लगी थी। अपनी आंखों को रोटेट करते हुए जियान से कहती है, क्या तुमने कहा सिर्फ फ्रेंड्स? जियान कहता है हाँ। शाओशियान के शब्दों को सुनकर वो स्टंड रह गया था। थोड़ी देर तक उसकी आंखों में देखने के बाद उसने अपनी नजर घुमा ली थी। बोट का एटमॉस्फेयर भी अब काफी स्ट्रेंज हो गया था, लेकिन ये स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर ज्यादा देर तक लास्ट नहीं करता, क्योंकि हमें तुरंत ही सुनाई देता है एक बैंग साउंड। ये स्पेस बोट काफी खतरनाक तरीके से शेक करने लगी थी। इस साउंड की वजह से जियान और लिटिल फेरी डॉक्टर स्टार्टल्ड हो गए थे। सोलम एक्सप्रेशन के साथ उनका ध्यान जाता है साइड में, जहाँ पे वो स्पेस बैरियर्स एग्जिस्ट करते थे। वो सेंस कर पा रहे थे कि इनके अंदर की स्ट्रेंथ वीक हो गई है। बाहर की डार्कनेस अब आराम से दिखाई देने लगी थी। तभी पीछे से आवाज आती है, क्या हुआ? केविन से जिया और शिंगलियन बाहर आ रहे थे। तुरंत इन वीक स्पेस वॉल्स को वो नोटिस करते हैं। शिंगलियन एक डीप वॉइस में कहती है कि स्पेस की वॉल्स यहाँ पूरी तरीके से रिपेयर नहीं हो पाई हैं। किसी एक्सटर्नल फोर्स ने इन दोनों के बीच का इक्विलिब्रियम तोड़ दिया है। ये वर्म होल भी अब अनस्टेबल हो चुका है। जिया ने सीरियस आवाज में कहता है, हमें कुछ नहीं होगा, है ना? थोड़ी सी हेजिटेट करने के बाद शिंगलियन बोलती है, ये इसके बारे में तो मैं भी अनसर्टन हूँ। जैसे ये स्पेस वॉल्स इल्यूजनरी हो जाती हैं, यहाँ पे एक स्पेशल स्टॉर्म बनने के काफी चांसेस हैं। अगर ये डार्कनेस हमें अपनी तरफ खींच लेती है तो फिर वहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल होगा। ऑफ कोर्स अगर हम 2 जन हो तो ऐसा कर सकते हैं। वो एक सोलम आवाज में आगे बोलती है, यहाँ पे हम बस हो भी कर सकते हैं कि ऐसा ना हो। हमारी स्पीड के हिसाब से सेंट्रल प्लेन्स काफी करीब है। ये सुनने के बाद जियान की आईब्रोज एकदम निट हो गई थी। वो शाओशियान की तरफ मुड़ के बोलता है, इस बोट की स्पीड कम करो। स्पेस टनल के बाहर की सक्शन फोर्स से हमें केयरफुल रहना होगा। शाओशियान का एक्सप्रेशन बहुत सीरियस हो गया था। तुरंत ही उसकी बॉडी से एक मैजेस्टिक एनर्जी बाहर आती है। इसने इस पूरी बोट को कवर कर लिया था। जियान की टोली अगले 2 दिन बहुत ही नर्वस रही थी, क्योंकि अब ये स्पेस बॉल्स और भी इल्यूजनरी हो गई थी। उन्हें कई स्पॉट्स पे डार्क ब्लैक स्पेस दिखाई देता है। अगर शाओशियान ने अपनी दुईकी का यूज करके इस बोट को कवर नहीं किया होता तो फिर जियान की टोली इसके अंदर खींच ली जाती। शाओशियान के इतने एफर्ट के बाद भी जर्नी काफी खतरनाक हो गई थी। अच्छी किस्मत की बात है कि इतनी मुसीबतों के आने के बाद भी वो स्पेस स्टॉर्म अपीयर नहीं होता। ये फील करके जियान का ग्रुप रिलैक्स हो गया था। लेकिन अगले ही दिन जैसे कि उन्हें लग रहा था कि सब कुछ स्मूथ ही जाने वाला है, उन्हें सुनाई देते हैं कुछ क्रैकलिंग साउंड्स और विस्लिंग विंड्स। इन आवाजों की वजह से सभी के एक्सप्रेशंस अगली हो जाते हैं। जो चीज जियान के सामने अपीयर हुई थी वो एक सिल्वर कलर का स्पेशल स्टॉर्म था। कोइंसिडेंटली इससे पूरी स्पेस टनल सील हो जाती है। इस स्पेस के तूफान में से जो सक्शन फोर्स क्रिएट हो रही थी उससे जियान की ये बोट काफी खतरनाक तरीके से कांपने लगती है। लग तो ऐसा रहा था जैसे कुछ ही समय में डिस्ट्रॉय हो जाएगी। शिंगलियन बड़बड़ाते हुए कहती, स्पेस स्टॉर्म। इस सिल्वरी रंग के तूफान को देख के उसका एक्सप्रेशन बहुत पेल हो गया था। वो बिलीव नहीं कर पा रही थी कि ऐसी अनलकी चीज उसके सामने आएगी। जियान भी इस स्पेस के तूफान को बहुत सीरियस एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था। वो एक डीप आवाज में कहता है, क्या यही है वो स्पेस स्टॉर्म? सच में ये बहुत टेरिफाइंग है। मुझे लगता है कि एलीट दोजोंग भी इतनी खतरनाक स्पेशल एबिलिटीज को नहीं दिखा सकता। साइड में लिटिल फेरी डॉक्टर की आईब्रोज एकदम वर्टिकल हो गई थी। वो जियान की तरफ देख के कहती है, मैं क्या करना चाहिए? इसका जवाब देती है शिंगलियन। दिल में इस टेरर को दबा के वो सजेशन देती है, हमें फोर्सफुली आगे जाना होगा। मेरे गैस के हिसाब से ये बोट एग्जिट से ज्यादा दूर नहीं होगी। जब तक हम एग्जिट तक पहुंच जाते हैं हम स्पेस के तूफान से निकल जाएंगे। ये सुन के जियान की आईब्रोज एकदम सिकुड़ गई थी। वो देखता है कि स्पेस के तूफान ने और भी खतरनाक तरीके से स्पिन होना शुरू कर दिया है। एक डीप ब्रेथ के साथ वो लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है, चलो चार्ज करने के लिए रेडी रहो। तुम इस बोट की बॉडी को प्रोटेक्ट करोगी और मैं करूंगा स्पीड को कंट्रोल। शाओशियान ने इस बात पे तुरंत ही एग्री कर लिया था। बिना कुछ कहे वो पीछे की तरफ जाने लगती है। हम देखते हैं उसकी बॉडी में से एक मैजेस्टिक दुईकी को बाहर आते हुए, जिसने एक पर्पल पाइथन का रूप ले लिया था। ये एनॉर्मस पाइथन पूरी बोट को रैप कर लेता है। जियान चिल्लाता है, जिया और शिनलैन ध्यान से। तुरंत एक पावरफुल दुईकी स्पेस बोट में एंटर करती है। इस दुईकी की हेल्प की वजह से ये बोट बन गई थी एक एरो, जो कि एक शू साउंड के साथ आगे बढ़ती है। अपनी मैक्सिमम स्पीड को अचीव करने के बाद ये बोट एक फेट सिल्वर लाइट में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। जैसे ही स्पेस बोट उस तूफान से निकलने की कोशिश करती है, इसकी बॉडी खतरनाक तरीके से वाइब्रेट होने लगती है। लगातार इसकी बॉडी में से क्रीकिंग साउंड्स बाहर आ रहे थे। ऐसा लगता है कि ये तुरंत ही शैटर हो जाएगी। उस तूफान की फ्राइटनिंग फोर्स को सेंस करके जियान का एक्सप्रेशन ग्लूमी हो गया था। उनके लिए लकी बात है कि लिटिल फेरी डॉक्टर इतनी स्ट्रॉन्ग है। अगर उसकी जगह पे कोई और होता तो ये बोट इतने खतरनाक तूफान का सामना नहीं कर पाती। सीन बस ये है कि लिटिल फेरी डॉक्टर का एग्जॉशन भी बहुत जल्दी हो रहा है। इस वजह से जियान को इस डैम प्लेस से तुरंत ही दूर जाना होगा। जैसे ही ये विचार उसके दिमाग में फ्लैश होता है, हम उसे अपने दांत मीचते हुए देखते हैं। उसके शरीर से और भी दुईकी बाहर आती है। ग्रेजुअली स्पेस बोट की स्पीड पहुंच गई थी इसके लिमिट पे। लगातार इसकी बॉडी स्पेशल रिपल्स को क्रिएट कर रही थी। इस बड़े से स्पेस के तूफान के अंदर ये स्पेस बोट बहुत ही छोटी दिखाई दे रही थी। भले ही जियान ने अपनी पूरी दुईकी का इस्तेमाल कर दिया हो, लेकिन इस तूफान से आ रही फोर्स बिल्कुल रिड्यूस नहीं होती। अब ये टीयरिंग फोर्स और भी खतरनाक हो गई थी। एंड में जाके जिस पर्पल पाइथन ने स्पेस बोट को कवर करके रखा था, अब वो भी इल्यूजनरी होने के साइंस को शो कर रहा था। क्लियरली लिटिल फेरी डॉक्टर की स्ट्रेंथ के साथ भी उसे इस तूफान की सक्शन फोर्स का सामना करने में परेशानी हो रही है। अब इस बोट में भी कई बम्प्स दिखाई देने लगे थे, जिन्हें देख के जियान की आंखें सॉलिडिफाई हो जाती हैं।
हैं। वो डीप आवाज में कहते हैं जिया उसकी मदद करो। ये सुन के जिया बिल्कुल भी वेट नहीं करती, तुरंत ही मिस्टीरियस हैंड सील्स उसके द्वारा तैयार करी जाने लगी थी। नेक्स्ट ही मूवमेंट में उसकी बॉडी से पर्पल ग्लो बाहर आने लगता है। इस क्रिस्टल ग्लो की हेल्प से जिया की वो छोटी बॉडी ग्रो होने लगती है। वाइल्ड ग्रास की तरह उसके बाल भी बड़े होने लगे थे। कुछ ही सेकंड्स तक ये बाल इतने बड़े हो गए थे कि ये किसी पर्पल वाटरफॉल की तरह उसकी कमर तक आने लगते हैं। जिया ने इस समय एक सीक्रेट टेक्निक का यूज किया था जिससे उसकी स्ट्रेंथ पीक पे पहुंच जाती है। जैसे ही जिया उस हॉट फिगर में दोबारा ट्रांसफॉर्म होती है, उसकी बॉडी से रिलीज होता हुआ ऑरा भी ग्रो होता है। एंड में जाके इसने लगभग जियान के ऑरे को भी एक्सीड कर दिया था। जिया चिल्लाती है कंडेंसेट स्पिरिट। ये आवाज उसके मुंह से निकली ही थी। हम उसके सर से एक ग्लो को बाहर आते हुए देखते हैं। आसमान में ये जाके सीधा एग्लोमरेट होने लगता है। अब इसने शेप ले लिया था एक बहुत ही बड़े मिस्टीरियस बीस्ट का। वेल एक्चुअली में ये बीस्ट की स्पिरिट फॉर्म थी। इसकी लाइट को ज्यादा ही ब्राइट होने की वजह से ये बीस्ट स्पिरिट क्लियरली नहीं दिखती। ये स्पिरिट ऊपर अपेयर ही हुई थी। तुरंत ही इसके मुंह से खतरनाक लेवल का रोर रिलीज होता है। ये साउंड वेव्स रिपल का फॉर्म ले लेती हैं जो कि सभी डायरेक्शन में फैलने लगती हैं। तुरंत ही जो टीयरिंग स्पेशल स्ट्रेंथ थी ये उसे सप्रेस करने लगती हैं। जिया की हेल्प की वजह से शाओशियान का प्रेशर काफी कम हो जाता है। स्पेस के इस तूफान की टीयरिंग फोर्स की वजह से जो उसका पाइथन डिस्ट्रॉय होने ही वाला था, शाओशियान दोबारा से उसे रिपेयर करना शुरू कर देती है। बोट को थोड़ा काम होते हुए देख जियान के चेहरे पे एक रिलैक्स्ड एक्सप्रेशन फ्लैश होता है, लेकिन यही रिलैक्सेशन उसके दिल में नहीं थी। वो जानता था कि इस तूफान की टीयरिंग फोर्स और भी फ्राइटनिंग होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे तो बस शुरुआत ही हुई थी। जैसा कि जियान ने एक्सपेक्ट किया था, बोट की ये कामनेस ज्यादा समय तक लास्ट नहीं होती। एक और भी ज्यादा इंटेंस बम्प अपीयर होता है। इस तूफान में से रिपल्स एकदम सांपों की तरह आगे आ रही थी। जो भी इनके रास्ते में आ रहा था ये उन्हें बाइट करके तोड़ मरोड़ रही थी। शाओशियान के बनाए हुए पाइथन से भी टकराती हैं। स्पेस बोट ने जो क्रिकिंग साउंड बनाना कम कर दिया था अब वो भी इंटेंस हो जाता है। जियान की आंखें अभी सोलमनेस से भरी हुई थी। एक सेकंड के बाद उसके गले से हल्का रोर बाहर आया था। हम देखते हैं उसके हाथों को उस इनपुट से टच करते हुए दुईकी की इंटेंस वेव्स उसमें सीधा एंटर करने लगती हैं। जियाना बिल्कुल ऑल आउट जा रहा था जिससे बोट की स्पीड बिल्कुल कम न हो। जिया के आउटसाइड बॉडी का पर्पल ग्लो और भी डेंस हो जाता है। एंड में जाके जिया के पैर बोट के ऊपर फ्लोट करने लगते हैं। उसके हाथों से क्रिस्टल जैसा ग्लो बाहर आता है जो कि सामने से बोट को प्रोटेक्ट करने लगा था। जैसे ये पर्पल कलर लाइट ऑरा अपीयर होता है, चारों की स्टंट आंखों के सामने एक स्ट्रेंज सीन क्रिएट हुआ था। तूफान के द्वारा आने वाली वो टीयरिंग फोर्स इस पर्पल ऑरे की वजह से रिफ्लेक्ट होने लगती है। इसके बाद वो वापस से स्पेशल स्ट्रेंथ से कोलाइड होने लगी थी। जियान को कई एक्सप्लोजन सुनाई देते हैं जिससे ये स्पेस और भी डिस्टॉर्टेड लग रहा था। ये पर्पल कलर्ड क्रिस्टलिन ग्लो काफी इफेक्टिव था, लेकिन इससे जिया बहुत ही जल्दी एग्जॉस्ट हो गई थी। कुछ मिनट्स तक कंटिन्यू होने के बाद ये अपने आप शैटर हो जाता है। जिया के गले से ग्रोन वाला साउंड आता है। साथ ही हम उसके होठों के साइड में ब्लड को देख सकते हैं। जिया की वो पर्पल आंखें काफी डिम हो गई थी। इस तूफान की वजह से जब सभी लोग अपनी दांती मीस रहे होते हैं तभी पीछे से शिंगलैन की आवाज आती है। वो कहती है, बिग ब्रदर जियान, हम बहुत ही जल्दी एग्जिट तक पहुंचने वाले हैं। इस आवाज ने एक टॉनिक का काम किया था। जब जियान अपना सिर उठा के आगे की तरफ देखता है तो उसे भी दिखाई दे रहा था एक सिल्वरी सर्कल। क्लियरली वो वर्म होल का एग्जिट था। बट इससे पहले जियान की टोली खुश हो पाती, तूफान में से एक बहुत ही फ्राइटनिंग फोर्स एक बैंग साउंड के साथ बोट से टकरा जाती है। इस स्टीयरिंग फोर्स की स्ट्रेंथ बहुत ही ग्रेट थी। अगर शाओशियान अपनी पूरी ताकत लगा के बोट को प्रोटेक्ट नहीं कर रही होती तो फिर ऑन द स्पॉट इस बोट का खात्मा हो जाता। इस छोटे से टाइम का इस्तेमाल करके जियान पीछे की तरफ देखता है। तुरंत ही उसकी आंखें एकदम श्रिंक हो गई थी। वो देख पा रहा था कि तूफान और भी वाइल्ड और वायलेंट हो गया है। तूफान के अंदर से एक वाइल्ड सक्शन फोर्स क्रिएट हो जाती है जो कि चारों डायरेक्शन में तेजी से फैलने लगी थी। इस सक्शन फोर्स की वजह से स्पेस बोट की स्पीड काफी कम हो गई थी। बोट की स्पीड को कम होते हुए देख जियान की आंखें लाल हो जाती हैं। कहीं इनकी टोली इस तूफान के अंदर खींच ली जाती है तो फिर इससे बाहर आने के कोई चांसेस नहीं बचेंगे। तुरंत ही उसकी आंखें एकदम फियर्स हो गई थी। जियान के चेहरे पे कई वेन्स अपीयर होती हैं जो कि देखने से जमीन में अर्थवॉर्म की तरह लग रही थी। एक डेंस अमाउंट में जेड ग्रीन दुई इस बोट में एंटर करने लगती है जिससे स्पेस बोट की स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन वो तूफान भी पीछे नहीं रहना चाहता था। बोट की तेजी इंक्रीज हुई थी, तूफान की सक्शन फोर्स भी बढ़ जाती है। एंड में जाके एक स्टेलमेट कंडीशन बन गई थी। अब ये तूफान जियान की बोट की तरफ आगे आ रहा था। जियान कहता है कि स्पीड ऑलरेडी मैक्सिमम तक जा चुकी है। अगर चीजें इस तरीके से ही कंटिन्यू होती हैं तो हमारी बोट तूफान में वापस चली जाएगी। वो जिया की तरफ चिल्लाते हुए बोलता है, जल्दी यहाँ पे आओ, अपनी दुखी को इसके अंदर डालो। जियान ने इस तरीके से पहले बिहेव नहीं किया था। इस वजह से हमारी छोटी जिया हो जाती है शॉक्ड, लेकिन सिचुएशन को देखते हुए वो सवाल नहीं पूछती। तुरंत ही इनपुट पॉइंट को टच करके जिया ने अपनी दुखी को सप्लाई करना शुरू कर दिया था। जब जियान की जगह रिप्लेस कर ली गई थी तुरंत ही उसके कंधों पे अपीयर होते वो इनॉर्मस बोन विंग्स। शिनलैन की स्टंट आंखों के सामने जियान अपनी विंग को फ्लैप करते हुए बोट से बाहर चला गया था। बोट की टेल पे लैंड करके वो अपने हाथों को वेव करता है। एक फ्राइटनिंग फोर्स इस बोट में टकराती है जिससे ये आगे की तरफ प्रोपेल हो गई थी। जिस इंस्टेंट में जियान ने इस बोट को आगे की तरफ भेजा था, इसकी काउंटर फोर्स की वजह से जियान की बॉडी वहीं स्टिल हो जाती है। अच्छी बात यह है कि उसका रिएक्शन काफी फास्ट था। हम उसके
पैरों के पास लाइटिंग को फ्लैश होते हुए देखते हैं। जियान इन जेड बोन विंग्स को तुरंत ही फ्लैप करना शुरू कर देता है। ऐसा करने से वो आगे जा पा रहा था। तूफान के द्वारा एमिट हो रही सक्शन फोर्स और भी खतरनाक होती जा रही थी। सिर्फ जियान की स्ट्रेंथ के हिसाब से वो बोट की स्पीड को लगातार मेंटेन नहीं कर सकती, लेकिन शाओशियान को इस बोट की बॉडी को प्रोटेक्ट करना था। इस रीजन की वजह से जो बोट आगे की तरफ जाने लगी थी, अब वो दोबारा से पीछे जाने के साइंस शो करने लगती है। इस सीन को देख के जियान का चेहरा एकदम लाल हो जाता है। उसके चेहरे पे लगातार वेन्स अपीयर हो रही थी। वो अपने विंग्स को फ्लैप करके टेल पे दोबारा अपीयर होता है। जियान अपने हाथों से इस बोट को आगे की तरफ पुश करने लगता है। उसकी बॉडी से खतरनाक विंड रिलीज होती है। अगले ही पल में ये बोट बन गई थी एक सिल्वर फिगर। नेक्स्ट इंस्टेंट पे पहुंच गई थी वर्म होल के एंड के पास। फाइनली ये इसमें एंटर करके तुरंत ही डिसअपीयर हो जाती है। जब ये बोट सक्सेसफुली एस्केप कर लेती है, जियान भी इससे रिलीफ फील करता है, जिसके बाद उसका ध्यान चला गया था पीछे की तरफ। तुरंत ही उसकी पूरी बॉडी नम पड़ गई थी। जियान के वो बोन विंग्स पूरी ताकत से फ्लैप होने शुरू हो जाते हैं। उसने 3000 लाइटिंग मूवमेंट को भी अपनी लिमिट तक पहुंचा दिया था। इससे यहाँ पे कई आफ्टर इमेजेस क्रिएट हुई थी। पीछे से जो सक्शन फोर्स आगे की तरफ आ रही थी, वो भी तुरंत ही डिसअपीयर हो जाती है। जियान इस एग्जिट की तरफ बहुत तेजी से अप्रोच कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो इसमें एंटर करने वाला था, उसकी पूरी बॉडी ठंडी पड़ जाती है। इंस्टिंक्ट की वजह से वो जमीन की तरफ जाता है। ऐसा किया ही था तभी आवाज आती है शू की, जहाँ पे उसकी खोपड़ी थी। अभी वहाँ से 10 फुट लार्ज सिल्वर कलर की स्पेशल स्ट्रेंथ पास हुई थी। फाइनली वो जाके टकराती है एग्जिट में। जियान पीछे से सेंस करता है कि सक्शन फोर्स कई गुना बढ़ गई है। वो समझ गया था कि अभी नहीं तो कभी नहीं। जैसे ही वो अपनी पूरी फोर्स को बोन विंग्स में सप्लाई करता है, उसका फिगर ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक सिल्वर ग्लो में। फाइनली ये सिल्वर ग्लो एग्जिट कर चुका था उस टनल से। जैसे ही जियान की बॉडी ने सिल्वर ग्लो को टच किया था, ये सिल्वर ग्लो एकदम डिसअपीयर हो जाता है। इस डिसअपीयरेंस के साथ ही अब ये स्पेस पूरी तरीके से खाली हो गया था। हम बस एक तूफान को वहाँ पे देख सकते हैं, जो कि काफी टाइम तक स्कैटर नहीं होता। हमारा सीन शिफ्ट होता है एक एरिया की तरफ। ये जगह एकदम हरी भरी थी। जो इसका मिडिल ओपन ग्राउंड था, वो कई मिस्टीरियस सील से भरा हुआ था। ये जगह कई स्पेशल रिपल्स को रिलीज कर रही थी। ये जगह बिल्कुल साइलेंट थी, लेकिन अगले ही मोमेंट में एक खतरनाक हवा प्रोड्यूस होती है। ओपन ग्राउंड के मिडिल में से एक सिल्वर कलर का सर्कल बना था। तुरंत ही हम देख सकते हैं एक बोट के फिगर को, जो कि जमीन पे आके छोटा हो जाता है। इस बोट में से निकले तीनों फिगर्स काफी मेजरेबल लग रहे थे। लैंड करने के बाद शाओशियान चारों तरफ देखती है। वो चिल्लाती हुई कहती है जियान कहाँ पे है, आखिर अभी तक वो बाहर क्यों नहीं आया। जब जियान का फिगर वो अपने पास नहीं पाती, तो उसका हार्ट एकदम कोल्ड हो गया था। इस समय जियान दोबारा से छोटी हो गई थी, लेकिन उसका वो चेहरा बहुत ही पेल था। जहाँ से वो सिल्वर सर्कल डिसअपीयर हुआ था, वो इस जगह को काफी ध्यान से देख रही थी। ये सुन के शिनलैन भी थोड़ी देर के लिए स्टार्टल्ड हो गई थी, लेकिन जब वो देखती है इन रूम्स को सिल्वरी फ्लैश होते हुए, तो फाइनली वो रिलीफ फील करती है। शिनलैन कहती है रिलैक्स, बिग ब्रदर जियान ऑलरेडी स्पेस टनल से बाहर आ चुके हैं। आवाज आती है तो फिर वो कहाँ पे है। इस समय जिया और शाओशियान ने साथ में ही मुंह खोला था। जब इन दोनों हैवी वॉइसेस को शिनलैन सुनती है, तो उसकी बॉडी थोड़ी स्टिफ हो गई थी। फिर भी वो एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि हाँ वो बिल्कुल बाहर आ चुके हैं, लेकिन लगता है स्पेस टनल से एग्जिट करने के बाद इसकी पोजीशन चेंज हो गई थी। इस वजह से बिग ब्रदर जियान ने सेंट्रल प्लेन्स में कहीं और जगह पे एग्जिट किया होगा। जहाँ तक बात रही कि वो कहाँ पे है, ये तो मुझे भी नहीं पता। वेल जियान कहाँ पे एग्जैक्टली, ये तो एग्जैक्टली मैं भी नहीं बता सकता, पर आपको ये पूरी जानकारी मिलेगी नेक्स्ट एपिसोड में। साथ ही में वहाँ पे और भी ज्यादा सरप्राइजेस आपका वेट कर रहे होंगे। और यार तुम तो जानती हो, अब तो सेंट्रल प्लेन्स की बारी आ चुकी है। आने वाले सभी एपिसोड्स एक्साइटिंग होने वाले हैं। तुम्हें क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर ऐसे मजेदार वीडियोस को लगातार देखना चाहते हो, तो फिर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाक से उस लाल बटन पे हमला कर दो, जिससे फ्यूचर में आने वाले एपिसोड्स की नोटिफिकेशन तुम्हें सबसे पहले मिले। भले ही मुझे कितना भी एक्सप्लेन करना पड़ रहा हो, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट डिटेल्स को बिल्कुल मिस नहीं कर रहा हूँ। तो फिर तुम भाई के लिए वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हो। जाने से पहले कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा है। BTTH नोवेल एपिसोड्स की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। लेफ्ट में देख सकते हो पिछले वाला एपिसोड, और राइट में मिल जाएगा अगला। सो डू चेक देम आउट। हम मिलते हैं वीडियो को स्पार्ट, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।